हेलो दोस्तों, जाने अनजाने कब और कहां कोई कुछ भी कर सकता है। अगर ईश्वर है तो यह पारलौकिक शक्तियों अभी है। यह बात किसी के विश्वास पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह बात खुद अपने होने का सबूत देती है कि दक्षिणी यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के बाद आपके मन में जरूर एक भयानक सदृश से सामने आ गया होगा कि यह कैसी शक्ति है जो कि नौजवान लड़कों को अपनी हवस के जाल में फंसाकर उनका खून पीकर उनकी बलि चढ़ाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी से रिलेटेड यक्षिणी की बहुत सारी को अपना कहानियां सुनाने जा रहा हूं कि राजू जब उम्र में 30 साल का हो चुका था, माँ बाप को गुजरे सालों बीत चुके थे और वह घर में अकेला ही रहता था। वह छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालता वह पत्थरों की खदानों में काम करता था। उसे अपनी यह जिंदगी बहुत पसंद थी, लेकिन अपनी शादी के अधूरे सपने को लेकर बेचारा लाचार, बेबस और हमेशा परेशान रहता था। और जीवन साथी यानी कि पत्नी की जरूरत बहुत महसूस होने लगी थी और गांव भर में सिर्फ अपनी शादी को लेकर बात करना तो उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। एक बार राजू के मालिक ने उसे दूर जंगलों में खुदाई के लिए भेज दिया। वह भी वहां बिना कुछ सोचे समझे चला गया। वहां कुल 3 लोग थे और अगली सुबह वह लोग अपने काम के लिए उस घने जंगल के अंदर चले गए कि उन्होंने पूरा दिन काम किया और काम करते करते राख हो गई। फिर सभी थक कर सो गए, लेकिन राजू अपने मन में अपने जीवन साथी को देखकर उसके ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी रात के तकरीबन 12 पर उसने और घने जंगलों के पहाड़ी पर एक औरत की रोने की आवाज सुनी। तो हो संगीत हंसी गया। आवाज सुनकर राजू चौंक उठा। उसने मन में सोचा कि इतने घने जंगलों में कोई औरत यहाँ क्यों रो रही है। फिर काफी सोचने विचारने के बाद वह हिम्मत करके उठाओ और उस आवाज की दिशा की ओर जाने लगा। वह अनजान आवाज के पीछे लगातार चलता जा रहा था। काफी दूर तक आने के बाद सुस्मित एक हकीक बड़े से पत्थर पर एक औरत उल्टी पड़ी थी और अजीब सी रोने की आवाज निकाल रही थी। राजू की जगह कोई और होता तो जरूर भर जाता, पर राजू बिना डर के उस औरत के ख्याल में बखान था। वह औरत के पास गया और उसे देखा तो उसके मन में उस औरत के प्रति दया का भाव जाग गया कि वह औरत पूरी तरह से जख्मी थी और दर्द से कराह रही थी। उसमें दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे और जगह जगह से वह कपड़े फटे हुए थे और काफी जगह से उसका खून भी निकल रहा था। राजू ने उसे उठाया और एक तालाब के पास ले गया, जहां उसने उसे पानी पिलाया और आराम से लेट आया। राजू उसके साथ इस तरह से बर्ताव कर रहा था जैसे कि वह किसी की पत्नी हो। धीरे धीरे राजू ने उससे पूरी बात पूछे कि तुम्हारी हालत कैसे हुई। तो उसमें कहा कि मेरी शादी पास के गांव के एक लड़के से हुई थी और उस लड़के ने शराब के नशे में मुझे अपने दोस्तों को सौंप दिया और वहां उन्होंने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। तो मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते भागते इस पहाड़ी से नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। फिर राजू ने उसे अपने बारे में बताया और उस औरत ने राजू से पूछा कि आपकी शादी हो गई। तो राजू ने कहा कुछ नहीं, बस किसी अच्छी लड़की की तलाश में हूँ। फिर उस औरत ने कहा कि आपसे आपकी तलाश खत्म हुई और राजू के होठों को प्यार से चूमने लगी। अब राजू को भी काफी अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सारी खुशियां उसे एक साथ मिल चुकी थी। वह दोनों अपनी जवानी और प्रेम के आगोश में खो गए हुए थे। राजू संभोग करने में इतना डूब चुका था तो उसे मालूम भी नहीं था कि वह कोई साधारण औरत नहीं जिसके साथ वह संभोग कर रहा है, बल्कि वह तो एक व्यक्ति। मीना सुबह हुई, राजू ने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है। वह घबरा गया कि वह औरत जिसे वह अपनी पत्नी समझने लगा था वह कहाँ गई। उसने उसे बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिली। राजू उसे ढूंढते पास के गांव में पहुंच गया कि उसने उस औरत को वहां पर भी ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। उस गांव के बुजुर्ग आदमी के पूछने पर राजू ने राहत का सारा किस्सा सुनाया। फिर उस बुजुर्ग आदमी ने राजू को जो
बताया। उसे सुनकर राजू बिल्कुल सुन पड़ गया था और उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ उठी। उस बुजुर्ग आदमी राजू से कहा कि तुम जिस सौरभ की बात कर रहे हो वह औरत यक्षिणी है जो जवान लड़कों को अपने जाल में फंसा कर उनके साथ संभोग करके उनकी जान ले लेती है। उस बुजुर्ग यह बात सुनकर राजू वहां से जाने लगा तो उस बुजुर्ग ने राजू को कहा कि रुको, मैं तुमको सारी सच्चाई बता रहा हूँ। राज उसकी बात को अनसुना करते हुए जाने लगा और गुनगुनाते हुए कहने लगा, लगता यह बुढ़ा पागल हो चुका है, कुछ भी वक्त जा रहा है, एक सुंदर सी औरत को यक्षिणी बोल रहा है भला। कभी ऐसा होता है। इतना बोलकर राजू उस गांव से निकल आया। राजू को तो सिर्फ खूबसूरत का प्यार चाहिए था, क्योंकि वह औरत काफी सुंदर थी और वह उसे खोना नहीं चाहता था। धीरे धीरे रात होने लगी थी। राजू जंगल में उसी स्थान पर चलाया जाए उसे वह औरत मिली थी, लेकिन वह औरत वहां पर मौजूद नहीं थी। काफी देर इंतजार करने के बाद राजू को लगा शायद हुआ नहीं आएगी। अब राजू उसके चले जाने के गम और उसकी याद में खोया हुआ था कि तभी वहां पायलों की आवाज आई थी कि राजू ने देखा तो औरत उसके सामने खड़ी थी। राजू भागते हुए उसके पास चला गया और कहा कि कहाँ चली गई थी? तो मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान हो गया था। तो वह हंसने लगी और बोली, आप मेरे पति थोड़ी हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। फिर राजू ने कहा, पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूँ। उस औरत ने राजू को गले लगाया और धीरे से उसके कान में कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ है? तो राजू ने कहा कि तुम जैसी खूबसूरत बला को और जाने की जरूरत ही नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। उस औरत ने कहा कि मैं भी अभी तक कुंवारी हूँ और काफी समय से किसी अच्छे आदमी का इंतजार कर रही हो जो आज खत्म हुआ। राजू उसके प्यार में पागल था और वह यह चीनी अपनी वासना में पागल थी। उसे राजू को गले लगाया और उस चांदनी रात में वह दोनों संभोग करने लगे। जो यकीन राजू के साथ अपनी वासना मिटा रही थी, वह दक्षिणी अपनी हवास में इस कदर पागल थी कि उसने अब राजू को काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजू को भी दर्द महसूस हुआ। अब शैक्षणिक ने राजू के नग्न शरीर को जगह जगह से काट कर चेतना चालू कर दिया। राजू अपने आप को उसे छुड़ाने लगा तो सौरभ ने कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मुझसे तो नहीं बच पाओगे। कि यह सुनकर राजू अंडर चुका था। धीरे धीरे उसके सामने उस औरत का असली चेहरा नजर आ रहा था, जो कि पूरी तरह से एक भयंकर सी सर्कुलर में दक्षिणी थी। उसके मुंह में राजू का खून और चिपचिपी से लार टपक रही थी। राजू उसे देखकर चीखने लगा और खून से लिखकर अपने कपड़े लेकर वहां से भागने लगा। तभी वह यह चीनी सामने एक पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी और उस भयंकर आवाज के साथ हंस रही थी, मैं का हंसी। राज बहुत डर चुका था, पर वह फिर भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। उसने उसका डटकर सामना किया। कुछ समय बाद ही अच्छी तू के ऊपर कूद गई और डर से राजू वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब राजू की आंख खुली तो उसने अपने सामने उसी बुजुर्ग इंसान को पाया जिससे वह पहले मिल चुका था। राजू काफी थक चुका था। उस बुजुर्ग ने राजू को पानी पिलाया और इस तरह बेहोश होने का कारण पूछा तो राजू ने उसे रात की सारी घटना कह सुनाई और उस बुजुर्ग के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि बाबा, आपने सही कहा था, वह औरत नहीं बल्कि एक ही अच्छी नहीं थी। उस बुजुर्ग ने कहा, मैं सबको जानता हूँ, क्योंकि उसने मेरे इकलौते बेटे को अपनी हवस का शिकार बनाकर मार डाला था। राजू ने पूछा, अब मैं कैसे अपना पीछा छुड़ा? उसी क्षण उसे बाबा तो उस बुजुर्ग ने कहा कि इस दक्षिणी से पीछा छुड़ाने का बस एक उपाय है और वह यह है कि शैक्षणिक से विवाह करके उसे मारना होगा। तो राजू बोलता है, कुछ समझा नहीं बाबा। तो उस बूढ़े ने कहा कि सिर्फ उसका पति ही उसे मार सकता है और कोई नहीं। तुझे उसके साथ विवाह करके उसके बाद उसको मारना होगा और वह भी एक खास तलवार से, जो तुम्हें जंगल के सबसे आखिर में एक गुफा है, उसी गुफा के अंदर तुम्हें वह तलवार मिलेगी। लेकिन इस तलवार को सिर्फ वही इंसान निकाल सकता है जिसके हाथों यक्षिणी का अंत लिखा
होगा। अगर उस शैक्षणिक तुम्हारे ही हाथों मरना लिखा है तो वह तलवार तुमसे जरूर निकलेगी, और अगर विवाह के बाद उस व्यक्ति में तुमको पहले मार दिया तो तुम जिंदगी भर उसके साथ भटकते रहोगे। यह बात सुनकर राजू की रूह कांप उठी। उसने कहा, बाबा मैं उससे शादी जरूर करूंगा, क्योंकि मैं उस यह चीनी को किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। अब फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि इस साल मेरे बेटे की आत्मा को भी शांति मिलेगी बेटर, और वह दोनों रात का इंतजार करने लगे। राजू फिर दूल्हे की तरह लग रहा था और उसी लक्ष्मी को आवाज दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम कहाँ हो? सामने हो मेरे थे। तभी कुछ समय के बाद पायल की आवाज आने लगी, हवा तेजी से चलने लगी और पेड़ पौधे जोरों से हिलने लगे थे। है और फिर कोई एक्शन नहीं। एक दुल्हन के वेश में सामने आ गई। वह व्यक्ति बहुत सुंदर औरत के रूप में थी, पर अब राजू सबको जानता था। उसे सिर्फ अपने काम को अंजाम देना था। राजू ने उस औरत को मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग भर दी, और उन दोनों ने विवाह पूर्ण किया और यशराज के साथ लिपटने लगी। लेकिन राजू मौके की तलाश में था, क्योंकि राजू को उस व्यक्ति में बताया था कि जब वह दक्षिणी पूरी तरह से वासना में लीन होगी तब उसकी नाभि पर तलवार से वार करना होगा। फिर वह दक्षिणी राज्यों के साथ वासना में पागल हो जाती है कि तभी मौका पाकर राजू ने उसी विष्णु की नाभि में तलवार डालती और वही अच्छी नींद से चलाते हुए जलने लगी है और फिर आंख बंद कर गायब हो गई। और इस तरह हुआ एक शनि का अंत। और दूसरी कहानी की आज राजीव साहब बहुत ही कोसते, क्योंकि कई सालों के बाद उनसे कोई मिलने आ रहा था। राजीव साहब भोपाल के जाने माने डॉक्टर थे। वह अपने घर में बैठे कुछ काम कर रहे थे कि तभी उनकी बेटी संजना सीढ़ियों से उतरते हुए आती है और कहती है, क्या डैडी की आप काम कर रहे हो? जल्दी उठो, चलना नहीं है क्या? आपको राहुल को लेने जाना है एयरपोर्ट अभी, क्योंकि उसके फ्लाइट ज्यादा लेट नहीं होगी, इसलिए हमको पहले पहुंचना होगा। तभी राजीव साहब की आंखों में फिर से राहुल का नाम सुनते ही एक चमक सी आ गई और अपनी बेटी संजना से बोले, अरे हाँ संजना, मैं तो कब से तैयार हूँ, बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। फिर राजीव साहब ने आवाज देते हुए कहा, अरे भाई शुभम, चलो यार, जल्दी नहीं तो लेट हो जाएंगे। तभी शुभम 14 सीई कमरे से निकलकर आया और कहने लगा, सर फिर ना करें, अभी काफी हुआ है और हम आराम से एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। इस क्यों संजय सही बोला ना मैंने? अरे हाँ जी, अगर आप और चलाओगे तो यकीन से कल तक तो जरूरी पहुंच जाएंगे। इस अंजना ने मजे लेते हुए शुभम से कहा। दरअसल शुभम राजीव साहब को असिस्टेंट था, जो उनके रिसर्च में उनका सहायक भी था। बड़ा ही होशियार और मिलनसार था, शायद इसीलिए राजीव साहब ने उसे अपने ही बंगले में रखा हुआ था। तभी सुबह में बाहर निकलते हुए कहा, अरे भाई अब चलो भी, जल्दी किसका इंतजार कर रहे हो? तभी सुबह में गुनगुनाते हुए एक रोमांटिक सॉन्ग लगा दिया है। संगीत चाणक्य सीरियल धो इन थे। कार ड्राइव करते हुए शुभम ने संजना से पूछा, क्यों संजना, यह तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है न? तो संजना, देखा यार शुभम, यह सॉन्ग तो मुझे बहुत पसंद है। फिर सुबह में राजीव साहब की तरफ देखते हुए पूछा, सर अब राहुल का आगे क्या इरादा है, कि आपने कुछ आगे के लिए सोचा है? तो राजीव साहब बिना कुछ बोले एक गहरी सोच में खो गए। अभी 20 साल पहले की ही बात है। सक्सेना साहब के करीबी मित्र, जो उनके फैसले में ही थे, छत्तीसगढ़ से आकर भोपाल में मेडिकल डिपार्टमेंट में उनके साथ सर्जन के तौर पर शामिल थे। उनकी फैमिली में उनकी पत्नी और 15 साल का बच्चा था। राहुल राजीव साहब से उनकी गहरी दोस्ती हो चली थी। राजीव साहब ने उन्हें यहाँ एक बांग्ला दिलवाया था और उन्हीं के मशवरे से राहुल के पिता ने यहाँ भोपाल में बसने का इरादा कर लिया। राजीव साहब तो भोपाल के ही रहने वाले थे, तो राहुल के पिताजी को यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तकरीबन 2 साल बाद ही राहुल की मां का ब्लड कैंसर के चलते उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद राजीव साहब और राहुल के पिताजी ने दोनों बच्चों को बनारस के कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए एडमिशन करवा दिया। राहुल ने नौकरी के लिए ज्वाइन किया था, जबकि संजना की ख्वाहिश इंजीनियर बनने की थी। दोनों बच्चे बीच बीच
में भोपाल आ जाया करते और कुछ एक दो दिन अपनों के बीच में रहकर वापस अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाते। राजीव साहब की पत्नी ने उन दिनों राहुल को अपने बेटे की तरह प्यार और दुलार दिया, क्योंकि राजीव साहब की संजना इकलौती संतान थी तो राहुल के रूप में अपने बेटे की कमी को पूरा कर लेते थे कि संजय ने की मां बस यही चाहती थी, या फिर यूं बोले कि उनकी इच्छा थी कि संजना से राहुल की शादी हो जाए। पर राजीव साहब बच्चों की रजामंदी को अहमियत देने वालों में से थे। इसी बीच संजना भी राहुल के पिताजी की काफी अच्छे से देखभाल करती थी। जब संजना और राहुल अपने फाइनल एग्जाम खत्म करके अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के आखिरी लम्हों को एंजॉय करने मनाली घूमने गए हुए थे तो इसी बीच एक दुखद समाचार ने उनको अंदर से हिला दिया। संजना की मां एक रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो गई थी और वह इमरजेंसी में भर्ती थी। राहुल और संजना तुरंत की भोपाल की ओर रवाना हुए, जहां हॉस्पिटल में संजना की मां मौत की दहलीज पर थी। लेकिन अफसोस कि राहुल और संजना उनकी आंखें बंद होने से पहले उन्हें मिल ना पाए। यह दोनों परिवारों के लिए एक बड़ा सदमा था, क्योंकि वह दोनों परिवार दो अलग परिवार ना होकर एक ही महर यह गम भी गुजर गया। जैसे कि प्रकृति का नियम है, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। तभी सुबह में सक्सेना साहब से पूछा कि अब तो राहुल का लंदन से एडम्स का कोर्स भी हो चुका है। दोस्तों, इस कोर्स में ब्रेड और स्पाइनल कॉर्ड का इलाज करने सिखाया जाता है। और फिर शुभम ने आगे कहा कि अब तो वह हमेशा अपने देश में ही रहेगा ना। हाँ, शुभम उसका भी यहीं रहता है और मुझे मेरे वचन से भी मुक्त होना है। एक आ भरकर राजीव साहब फिर से यादों में खो गए। संजना की मां के मरने के बाद अब दोनों बच्चे अपने पिता के करीब ही रहते। संजय ने भोपाल में ही एक बांध के प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पर ज्वाइन कर लिया था और राहुल भी अपने डॉक्टरी की प्रैक्टिस में व्यस्त हो गया। इससे भी राहुल के पिताजी को भी लिवर इन्फेक्शन हो गया, जिससे उनकी तबीयत काफी खराब रहती। तो दोनों दोस्तों ने यानी राजीव साहब पर राहुल के पिताजी हालात और संजना की मां की ख्वाहिश को देखकर राहुल और संग्रह की सगाई कर दी। सगाई के कुछ महीनों बाद ही राहुल MS करने के लिए लंदन वापस चला गया। इसी बीच काफी इलाज के बाद भी राहुल के पिता बच न सके और उनकी भी मृत्यु हो गई। आपके पिता ने अपने दोस्त को राहुल का गर्जन बनाकर अपने बेटे के नाम वसीयत कर राजीव साहब को अपने बेटे को सौंप दिया और राहुल के लंदन से लौटते ही जल्द से जल्द संजना से उसकी शादी का वचन लेकर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब तो बस राजीव साहब को भी अपनी जिंदगी में काफी सुना सुना लगता था और बस अपने रिटायरमेंट से पहले बच्चों का घर बसा हुआ देखना चाहते थे। इस दौरान राजीव साहब को अपने डिपार्टमेंट के सहायक स्वभाव से बड़ा अपनापन सा हो गया। वैसे भी उन्हें राहुल की कमी खलती रहती और उन्हें एक जवान कंधे की भी जरूरत थी, तो उसे अपने ही बंगले में रहने को मना लिया। तब राजीव साहब अपने खोए हुए यादों से बाहर आए और अचानक कई गाड़ियों के हॉर्न ने राजीव साहब की यादों का सन्नाटा तोड़ा। वह लोग अब एयरपोर्ट पहुंच चुके थे कि एयरपोर्ट पहुंचकर सभी लोग राहुल के स्वागत के लिए बेकरार थे। खासकर राजीव साहब तो बेचैन हुए जा रहे थे। तब एक हैंडसम सा लड़का अपने हाथों को उनकी ओर हिलाते हुए दिखाई दिया। यकीनन यह राहुल ही था। हेलो अंकल, कैसे हैं आप लोग? सोच से लगता है आपकी बेटी आपका ठीक से ध्यान नहीं रखती, राहुल ने मजाक के लहजे में संजना से रूबरू होकर कहा। हालांकि वो हमसे वह पहली बार मिल रहा था, लेकिन अक्सर संजना से उसकी तारीफ सुनकर फाल सभी बंगले में आकर थकावट मिटाकर शाम की चाय के वक्त लॉन में बैठे हुए थे। और शुभम, कहो कैसा चल रहा है रिसर्च? राहुल चाय की चुस्की लेते हुए कहा। बहुत ही अच्छा, और राजीव सर के साथ तो काम करना जैसे कि बहुत बड़ा तजुर्बा, हाथ लगना तो राजीव साहब ने अपनी इच्छा जैसे जाहिर करने चाहिए। तो बेटा राहुल, अब कहाँ करना चाह रहे हो? अपनी प्रैक्टिस है? अरे और कहाँ अंकल, आपके पास यहाँ भोपाल में अपना एक नया सेटअप लगाकर बस आप ही की सेवा करनी है भाई। व राहुल, यह हुई ना बात। शुभम ने बड़े जोश में हुआ था। तभी राजीव साहब ने आगे जोड़ देते हुए कहा, यह ठीक है,
फिर उससे पहले मैं संजना और तुम्हारी शादी कर अपने वचन से मुक्त होना चाहता हूँ, और वैसे भी कुछ 1 साल ही बचे हैं रिटायरमेंट को, और तब तक मुझे तुम्हारे बच्चों का भी सहारा हो जाएगा जीने के लिए। क्या डैडी, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो राहुल को भोपाल में अपने नर्सिंग होम सेटअप भी करना है, तब तक तो रूप चाहिए। संजना ने तपाक से कहा, नहीं बेटा, जल्दी है। क्यों, राहुल ठीक है ना? राजीव साहब ने राहुल की तरफ आशा भरी नजरों से कहा, जैसा आप कहें, आपके अलावा मेरा और कौन है अंकल, वह सब तो ठीक है सर, लेकिन अभी सभी इतने सालों बाद एक दूसरे से मिले हैं, कई बातें और कई किस्से हैं जो इनको बैठकर सुनाने हैं। मेरा यह विचार है कि क्यों न यहाँ नजदीकी वादियों में घूमने चले, कुछ मंदिरों के दर्शन भी हो जाएंगे, और वैसे भी राहुल को कई साल हो गए हैं वहाँ घूम भी। लेखक संजना और राहुल में कुछ पल काम से दूर होकर एक दूसरे को समय दे पाएंगे, और सर आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाएगा। इतना कहकर शुभम ने अवसर पाके सभी का मानो दिल जीत लिया था। सभी ने अपनी सहमति जाहिर कर दी। ठीक है, फिर मैं आसपास की जगहों पर घूमने और रहने का कड़े इंतजाम कर देता हूँ। शुभम इतना कहकर मानो हवा की तरह वहां से गायब हो गया। 2 दिन बाद ही सब लोग पहले मंदिर में दर्शन करने गए और वहां आसपास घूमने लगे। वह लोग 2 दिनों तक ठहर कर वहां खूब एंजॉय किया, और इस बीच शुभम और राहुल में भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अगले कुछ दिनों का पड़ाव और होने पहले खूबसूरत वादियों से घिरे कई खूबसूरत गांव, चर्च, मंदिर और खंडार में घूमने, क्योंकि राहुल को पुराने मंदिरों और खंडहरों से खासा आकर्षण था, इसलिए वह जगह उसे बहुत भा गई। वह घंटों शाम तक उन गांवों और खंडहरों में घूमता रहता था, मानो उसे कुछ अपनी ओर खींच रहा हो। उस दिन अमावस की पहली रात थी। सब खाना खाकर अपने किराए पर लिए हुए उस गेस्ट हाउस के कमरे में सोने चले गए। राहुल उन खंडहरों की कुछ यादों को अपनी डायरी में लिख रहा था। रात बहुत घिर चुकी थी, तकरीबन 1 महीने को था। राहुल ने डायरी बंद कर अपनी आंखें बंद करनी चाहिए, पर अचानक कि उसे किसी को मदहोश कर देने वाली आवाज सुनाई दी। राहुल नहीं, सपना, वह हम समझकर नजरअंदाज कर दिया। 1 करोड़ लेते हैं। फिर अचानक उसे वहीं मदहोश कर देने वाली आवाज सुनाई थी, मीना निर्मित की। उस आवाज के आकर्षण में राहुल बंधा हुआ बाहर निकला और आवाज की दिशा में बेसुध चलता गया। अचानक वह मदहोश कर देने वाली आवाज बंद हो गई तो राहुल ने अपने आप को संभालते हुए पाया कि वह गेस्ट हाउस के बाहर पीछे वाले खंडहरों में खड़ा हुआ है। उसने आसपास नजर दौड़ाई, पर उसे कोई नजर न आया। अचानक उसे खंडहर के बाईं तरफ मौजूद एक पीपल के पेड़ से लाल रोशनी आती हुई दिखाई दी। राहुल डरते हुए उस ओर चलता रहा। जैसे जैसे वह रोशनी के नजदीक आ रहा था तो वैसे ही ठंड का एहसास उसे बहुत ज्यादा होने लगा। उस पेड़ के सामने ही एक हुआ भी था जो गुरुओं से जगमगा रहा था। जैसे ही राहुल ने उस पीपल के पेड़ को छूना चाहा तो लाल रोशनी और जुगनू की रोशनी अचानक घोर अंधकार में समा गई। फिर अचानक कि राहुल को वहीं सुरीली आवाज सुनाई दी थी कि मुझे पूरा यकीन था प्रियतम, तुम जरूर ही मेरी पुकार सुनकर यहाँ आओगे। राहुल ने आवाज की दिशा में देखा कि पेड़ के ठीक पीछे मौजूद एक खंभे से बहुत ही सफेद रोशनी निकली, और उस रोशनी में से एक अप्सरा जैसी लड़की निकली और उसके सामने खड़ी हो गई। हालांकि राहुल को उसे देखते ही सांप सूंघ गया था, पर उसमें कुछ ऐसा था कि वह अपने कदम उसकी ओर जाने से रोक ना पाया। राहुल घबराते हुए हुआ था, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? घबराओ नहीं मेरे प्रियतम, मैं एक ही नहीं हूँ। मैं एक शराब के कारण कई सालों से इस मंदिर के खंडहर में कैद हूँ। मैं कई सालों से इस खंडहर में तुम्हारे ही जैसे किसी इंसान का इंतजार कर रही थी, ताकि वह मुझे इस तरफ से मुक्त करवा सके। अब राहुल के जहन में ठर की जगह उत्सुकता ने ले ली थी, भला मैं तुम्हें किस प्रकार से शराब मुक्त करा सकता हूँ? तो एक साधारण इंसान हो, और अगर ऐसा ही है तो मैं ही क्यों? तब व्यक्ति ने राहुल से कहा, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिलेगा, पर अभी तो यहाँ से जाओ, कल फिर ठीक इसी जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगी मैं। और फिर राहुल उसे निहारते हुए पीछे की ओर जाने को मुलायम और खंडहर की सीढ़ियां उतर आया। अगली सुबह शुभम राहुल के कमरे में आया और बोला, क्या भाई राहुल, आज उसने का इरादा नहीं है क्या? लगता है
कल रात को ठीक से सो नहीं पाए। सुबह में खिड़की के पर्दे हटाते हुए पूछा तो राहुल बदहवास सा इधर उधर देखने लगा और दर्द के मारे अपना सिर पकड़कर उठक बैठ। अरे यार, वह कल डायरी लिखते हुए कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला है। दूसरी वजह से थोड़ा सिर्फ भारी है। अच्छा है, ठीक है, चलो तो उठो, ब्रश कर लो और नाश्ता कर लो, क्योंकि हमें संजना को लेकर उसके प्रोजेक्ट साइट पर जाना है। शायद वहां कुछ टेक्निकल शुरू हुआ है, इसलिए संजना को वहां बुलाया है। वैसे अच्छा है कि संजना की साइट यहां से महज 6-7 किलोमीटर की दूरी पर ही है। अंकल ने कहा है कि तुम तीनों ही गाड़ी लेकर चले जाओ। इतना कहते हुए नीचे चला गया। नीचे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते हुए राहुल संजना को कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और पहाड़ी रास्तों पर भी होगा और फिर तुम्हारा ध्यान मेरी तकलीफ की वजह से अपने काम पर नहीं लगेगा। इतना कहकर दोनों को समझा कर रवाना किया। राहुल सिरदर्द की गोली लेकर अपने कमरे में आराम करने चले गए, लेकिन राम मंदिर से निकला राहुल को आराम नहीं मिल रहा था, बल्कि उसे आखिरी जैसा लग रहा था। लेकिन उसे चैन नहीं आ रहा था। उसने गेस्ट हाउस के पीछे की ओर से तो यकीन ही नहीं हुआ था कि खंडहर सब कुछ दूरी पर दिखाई दे रहा था। अब राहुल से रहा नहीं गया। उसने नीचे आकर झट से जूते पहने और दौड़ पड़ा उस खंडहर की ओर। जैसे ही उसने सीढ़ियों पर कदम रखते हुए अंदर प्रवेश किया तो वहीं रात का मंजर पाया। उसने तुरंत ही बाईं ओर नजर दौड़ाई तो वहीं पीपल का पेड़ और उसके ठीक सामने वह दिखाई दिया जो उसने कल रात भी देखा था। अब राहुल को घबराहट सी होने लगी। उसने पेड़ के पीछे जाकर देखा तो पाया कि जरिए कमबख्त मानो अभी भी उस खंभे के पास कोई खड़ा हुआ है। राहुल ने नजदीक से कमबैक को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि खंभों पर एक लड़की की छवि बनी हुई थी। राहुल भय से अचानक पीछे की ओर खिसका और अरिजीत, क्यों यार, खूब वहीं कल वाली लड़की, क्या यही वह व्यक्ति है? डेट्स इम्पॉसिबल। राहुल के विचारों की झड़ी सी लग गई और उसे पक्का चीन हो गया कि कल जो उसके साथ बीता वह 16 आने सच है। अब तो राहुल के पांव वह जरा से भी ना ठहरे। वह जिस तेजी से ऊपर आया था उतनी ही दुगनी तेजी से गेस्ट हाउस वापस आकर और कंबल में लिपट कर सो गया। उसने सोचते सोचते गौर किया कि उसका सिर दर्द अचानक गायब हो चुका है। शाम को संजना भी वापस आ गई। तब राहुल और राजीव साहब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। तभी संजय ने राहुल के पास बैठते हुए उसका हाल पूछा। राहुल, अब कैसा है? तुम्हारा सिर दर्द अच्छा हुआ कि तुम साथ नहीं गए? वहां पर काफी ज्यादा शोर शराबा था, पर इसी बीच तुम वह काफी तकलीफ भी होती। धीरे धीरे रात गहराई और राहुल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ नींद की आगोश में समा गया। अचानक राहुल के कानों में किसी की पुकार सुनाई थी। राहुल एकदम से बिस्तर पर बैठ गया। उसने घड़ी पर गौर किया तो 12:50 बाकी थे। अचानक राहुल के जहन में आया कि आज रात को शैक्षणिक ने मुझे आने को कहा था। बस फिर क्या था? राहुल ने फटाफट जूते पहने और दौड़ पड़ा खंडहर की ओर। चौकीदार उस वक्त वही था। उसने राहुल को रोकना चाहा, पर देखा कि राहुल तो हवाई जहाज की तरफ भागे जा रहा था। राहुल जल्द से जल्द पेड़ के पास बचत और देखा कि यह चीज तो उसका इंतजार ही कर रही थी। जब राहुल एक शनि को देखा तो वो खुशी से झूम उठा। ओ अक्षर ने राहुल का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने बैठाया। उसके छूने से ही राहुल में एक नई ऊर्जा और उमंग का संचार हुआ। यक्षिणी ने कहना शुरू किया, क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं था? राहुल ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि मैं तो इन सब से बिल्कुल वाकिफ रही हूँ। क्या इंसान के अलावा भी किसी और ज्यादा वजूद भी होता है? मैं तो तुम्हें देखकर भी देख नहीं पा रहा हूँ कि क्या तुम सच में मेरे सामने बैठी हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात का एक सपना निकले? यक्षिणी ने राहुल की आंखों में देखते हुए हुआ था कि इसमें तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है मेरे प्रियतम। यह तो सब नियति का विधान है। जैसा जिसके साथ होना है वैसा ही होता है।
इस दूसरी बार की मुलाकात और यक्षिणी के खूबसूरती से राहुल आप कुछ नॉर्मल महसूस करने लगा। उसने कहा, ठीक है देवी, पर आप मुझे बताओ मैं कैसे आपके मुक्ति में सहायता कर सकता हूँ। तो यक्षिणी राहुल को बताना शुरू किया कि मैं यहाँ सदियों से अपनी मुक्ति की राह देख रही हूँ। यह तभी संभव है जब कोई और विवाहित युवक जिसका मन और आत्मा निर्मल हो और वह मेरी आवाज सुनकर यहाँ चले आए, और जब कोई इसी गुण का जातक मुझसे शुक्ल पक्ष के पूर्ण चंद्रमा की रात को विवाह करके अपने खून से तेरी मांग भर देगा तो मैं इस लोक के बंधन से मुक्त होकर अपने लोग वापस जा सकूंगी। अब राह बड़ी उत्सुकता से यक्षिणी से सवाल किया, लेकिन क्या इतने सालों में कोई भी इंसान जैसा नहीं आया जो तुम्हें मुक्ति दिला सके? यह किस प्रकार से संभव है? भला मेरे प्रियतम, तुम्हारे मन में जो सवाल आ रहा है यह बिल्कुल उचित है, क्योंकि इस दौरान कई युवा कोई तो मेरी आवाज सुनकर भी नहीं आया और कुछ तो मुझे सामने से देखकर है डर के मारे वापस भाग गए, और कुछ तो ऐसे भी है कि जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी। जान गंवानी पड़ी क्या मतलब है? अब राहुल के शरीर में सिहरन सी पैदा हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? पूरी तरह से मुझे सब बताओ, राहुल ने जोर देते हुए यक्षिणी की आंखों में देखकर कहा। हाँ, जान गंवानी पड़ी, क्योंकि मेरी मुक्ति की एक शर्त है कि जो युवक मेरी मुक्ति का सहायक होगा वह अपनी मर्जी से, निस्वार्थ भाव और निर्मल मन से, पर उपकार है तो मुझसे विवाह करे। ना तो मैं उसे मजबूर कर सकती हो और ना ही वो तो कोई जबरदस्ती कर सकेगा। कुछ लोगों ने मुझे अपनी हवस और स्वार्थ के लिए अपना चार्म और उनको इसके बदले मौत मिली। इसी कुएं में उनकी बलि चढ़ गई। इतना कहकर फिर यक्षिणी ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें देखकर, तुमसे बात करके ऐसा महसूस होता है कि तुम वाकई में एक दयालु और साफ दिल के युवा को, और मुझे ऐसा लगता है कि वह तुम ही हो जो मुझे मुक्त करा सकता है। अब पूरी बात राहुल के सामने थी। उसने यक्षिणी से कहा, देवी, यह मेरा भाग्य होगा जो मेरे कारण आपको मुक्ति मिलेगी। आप यकीन मानिए मैं बिना किसी स्वार्थ के आपकी मुक्ति के लिए तत्पर हूँ और आपकी सभी शर्तों का पालन करूंगा। आप मुझे आज्ञा देते भी। व्यक्ति ने राहुल से कहा, अगर ऐसा ही है तो ठीक है, ध्यान से सुनो। आज शुक्ल पक्ष के दूसरी तिथि यानी कि दूसरा चांद है, ठीक 14 यानी पूर्ण चांद की रात को तुम 1 बजे यहाँ आ जा रहा था है। मेरे दिए हुए कटार से अपने दाएं अंगूठे को काट कर उस खून भरी अंगूठे से मेरी मांग भरकर मुझसे विवाह करोगे। उसके बाद मैं अपने पूर्ण शरीर और समस्त शक्तियों से परिपूर्ण होकर इस धरती लोक से मुक्त होकर अपने यक्षलोक में जा सकूंगी। और यही नहीं, तुम्हारे परोपकार से खुश होकर मैं तुम्हारी मनोकामना और इच्छा जरूर पूरी करूंगी। मैं तुम्हारी अपूर्ण चांद की रात्रि में इंतजार करोगी और आशा है कि तुम जरूर आओगे। राहुल कुछ कह पाता इससे पहले ही यशली वहां से गायब हो चुकी थी। अगले 2 दिनों तक राहु व्यक्ति ने के मुक्ति में ही खोया रहा। उसे कुछ और नहीं सोच रहा था, ना उसका घूमने में मन करता, नहीं बात करने में मन लगता, और ही खाने पीने में। राजीव साहब को राहुल की इस हालत से परेशानी होने लगी थी। बाकी लोगों और राजीव साहब ने लाख पूछा पर उसने कुछ नहीं बताया। राहुल बस अब इस खंडहर की एक ही टकटकी लगाए देखता रहता। उस राख से तीसरे दिन चौकीदार कुछ लोगों को लेकर राजीव साहब के पास आया। उसने कहा, साहब, हमें मालूम है कि राहुल बाबा की हालत का क्या कारण हमें 2-3 दिन पहले बाबू को रात के समय उस डिलीवरी के खंडहर की ओर जाते देखा था, और यकीन मानिए साहब, बाबू पर जरूर उसी खंडहर वाली दक्षिणी का साया है। या शनि, क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, राजीव जी ने झल्लाते हुए कहा। चौकीदार ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, वह खंडहर में एक व्यक्ति है जो जवान लोगों को अपनी हवस का शिकार बनाती है और उनका खून पीकर उन्हें मार डालती है। क्या बकवास है यह? राजीव साहब ने कुर्सी से उठते हुए कहा, नहीं साहब, यह सच है। वहां से कई लड़कों की लाशें मिली है और हम सालों से सुनते हुए आए हैं कि यह सब उस खंडहर की या चीनी का किया हुआ है। अगर यकीन ना हो तो इस गांव के लोगों से पूछिए साहब ही।
चौकीदार ने साथ आए हुए लोगों की तरफ इशारा किया। तभी उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, जी साहब, यह हकीकत है, हमारे दादा परदादा के जमाने से हम सुनते और देखते आ रहे हैं कि अचानक खंडहर के कुएं से लाश मिलती है, किसी अनजाने अजनबी की। तो कभी हमारे किसी गांव के लड़के की जाने वाली बात है कि वहां एक श्रापित लक्ष्मी का वास है, जो जवान लड़कों को पहला के रात में अपने पास बुलाती है और उनके साथ संभोग करके उनका खून पीकर उनकी बलि उस कुएं में चढ़ाती है। और यह लाशें अधिकतर 14वीं के चांद के आसपास पाई जाती है। आप चाहे तो यहाँ के दरोगा से उन लोगों के बारे में पूछ सकते हैं। शुभम और संजना भी वही थे कि संजय राय ने इन बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, क्या बकवास है डैडी, आप भी गंवार लोगों की बातों पर गौर कर रहे हैं। जरूर राहुल की कोई दिमागी परेशानी या फिर अपने मेन हॉस्पिटल को लेकर कुछ प्रॉब्लम होगी। राजीव साहब ने संजना की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और उसे कमरे में अंदर जाने के लिए कहा। संजना अपने कमरे में चली गई। तभी उस बुजुर्ग ने वापस जोड़ देते हुए कहा, हो सकता है साहब, आप बड़े लोग, इस बात को नाम आने पर एक बात कहूंगा साहब, यह भी शुक्ल पक्ष के दिन है और आपसे ठीक 9 दिन बाद पूनम यानी पूर्ण चांद की रात है। हो सके तो बाबूजी को लेकर वापस लौट जाइए, नहीं तो अगर यह और यहाँ रहे तो फिर बाबूजी पूरी तरह से उस दक्षिणी के मायाजाल में फंस जाएंगे और अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। साहब, जान से ज्यादा कीमती भला क्या चीज है, यह बात तो आप भी जानते हैं। कि राजीव सामने हाथ जोड़कर उन लोगों पर धन्यवाद दिया और उनको विदा किया और शुभम की तरफ देखकर बोले कि हो सकता है यह केवल एक झूठी कहानी हो, पर जैसे अभी राहुल के हाल है, मैं उसकी जान का कोई रिस्क नहीं ले सकता। हो सके तो आज ही शुभम को यहाँ से वापस घर ले जाओ। शुभम भी कुछ ना कह सका और चुपचाप वापस जाने के लिए पैकिंग करने चला गया। वैसे भी यहाँ से भोपाल में जो उनका घर था वह ज्यादा दूर नहीं था, यही कुछ 2-3 घंटों का सफर होगा। राहुल के लाख नानुकुर करने के बावजूद वह लोग वहां से रवाना हुए। भोपाल आकर भी राहुल को चैन नहीं आया, बल्कि वह अब तो और भी ज्यादा परेशान होने लगा। ना ही संजना से बात करता, बस अपनी ही दुनिया में बस रहता। यक्षिणी की मुक्ति का मानो उसे जुनून सर चढ़ चुका था उसका, अब यह पागलपन सा हो गया। वह रात और दिन न जाने किस धन खराब रहता है। कई बार तो राहुल की घर से शाम तक ना जाने कहां गायब रहता है। दही खंडहरों में जाता होगा। अब राजीव साहब बहुत ज्यादा ही परेशान होने लगे और ज्यादा फिक्रमंद रहने लगे, क्योंकि अब मात्र 2 दिन बचे थे। पूर्णचंद्र राउत ने में उन्होंने शुभम को सख्त हिदायत दी कि वह हमेशा राहुल पर नजर रखें और उसके साथ ही रहे जब तक पूनम की रात ना गुजर जाए। शुभम हर वक्त राहुल के पास पहरा देता रहता। रात में राहुल अपने पलंग पर बैठा अजीब सी बात ठहराया जाता, दे भी जरूर, तो मैं मुक्ति दिलाएगा, मैं जरूर आऊंगा, देख लेना, मैं जरूर आऊंगा। फिर वह 14वीं तिथि भी आ गई। उसने राहुल के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और पागलपन का मिलाजुला भाव था। लेकिन और सरोज राजीव साहब ने भी रात के लिए पूरा इंतजाम किया हुआ था। उन्होंने अपने पहचान के डॉक्टर को हॉस्पिटल में राहुल का शाम का अपॉइंटमेंट करवाया, प्रॉब्लम को उसके साथ भेजने का इंतजाम कर दिया। शाम होते ही सब्जी में राहुल को साथ लिए हुए रवाना हो गया। पर राहुल को तो जैसे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे अब आसमान में चढ़ता उजाला चांद उसके मकसद की याद दिला रहा था और साथ ही उसके दिमाग में कई प्लान दस्तक दे रहे थे कि वहां से भागकर खंडहर पहुंचकर अपने काम को पूरा करूंगा। दोनों 20 से 25 मिनट में ही हॉस्पिटल में थे। शुभम ने डॉक्टर से जाकर बात की। दरअसल राजीव साहब ने डॉक्टर को समझाया हुआ था कि राहुल को कई टेस्ट के बहाने बिजी रखा जाए और इस दौरान उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुबह तक के लिए हॉस्पिटल में ही रखा जाए। शुभम राहुल को लेकर लैब में गया और उसे वहां लेटाकर बगल वाले रूम में आकर सौंफ में मैगजीन पढ़ने लगा। रात का पहर लगने वाला था और अब 8 बजने को था। राहुल डॉक्टर से टेस्ट के बारे में पूछा, क्यों, इससे इतना तो पता था कि उसे यहाँ क्यों भेजा गया है। उसमें बड़े ही तसल्ली से शुरुआत के 2-3 टेस्ट आराम से
ढूंढ अब उसे फंसा था कि अगले टेस्ट में उसको इंजेक्शन दिया जाएगा और शायद यह इंजेक्शन उसको बेहोश करने के लिए हो। तो राहुल डॉक्टर से बाथरूम जाने का बहाना किया क्योंकि शुभम साथ वाले कमरे में ही था, तो डॉक्टरों को कोई दिक्कत भी नहीं थी। राहुल ने लव से बाहर आकर नजर तिरछी कर बगल वाले कमरे में झांका तो वहां पर स्वभाव नहीं दिखाई दिया। शहर व डिनर का ऑर्डर देने गया था या फिर ऐसा होने, खैर उसे तो इसी बात की खुशी थी कि वह शुभम की नजरों से बचकर खंडहर जा सका। यही सोचते सोचते अलबत्ता उसकी नजर मुझ पर मैगजीन के ऊपर पड़ी, चारपाई पर पड़ी कि राहुल की आंखें चमक गई। अरे यह तो जीत की चाबियां है। उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और चाबियां लेकर छत पर फॉर्म जिप्सी की ओर दौड़ा और वहां से गायब हो गया। कुछ देर के बाद जब हम राहुल को देख रहे हैं आया तो उसे डॉक्टर से पूछा कि राहुल कहाँ। डॉक्टर तो डॉक्टर ने कहा अरे वह तो बाथरूम गया हुआ है, क्या तुमने देखा नहीं? नहीं डॉक्टर, मैं तो खाने का ऑर्डर देने कैंटीन में गया था और इतना कहते हैं यह सुबह जल्दी से बाथरूम की ओर गया। उसने सारे बाथरूम सेट कर डाले। अगर राहुल न मिला तो हमने तुरंत कमरे में आकर जी की चाबी देखी, मगर यह क्या, चाबी मेज पर ही नहीं थी। उसने ऊपर नीचे मैगजीन में ढूंढा पर चार भैया गायब थी। अब शुभम फौर नीचे उतर कर बाहर आया तो देखा कि जहां उसकी जीप खड़ी थी वहां से गायब है। उसमें तुरंत वापस जाकर डॉक्टर से उनकी गाड़ी और राहुल के पीछे चल दिया। इधर राहुल की आगे निकल चुका था। उसने घड़ी देखी तो 9 बज चुके थे। राहुल ने तसल्ली और मन में कहा लगता है 2 बजे तक आराम से पहुंच जाऊंगा। उधर रात को 10 राजीव सामने शुभम को फोन लगाना चाहा कि राहुल बेहोशी में सोया हुआ है कि नहीं, पर उनका फोन लगा ही नहीं। कई बार ट्राई करने के बाद उन्होंने अपने डॉक्टर मित्र को फोन किया तो यह सुनकर उनके होश उड़ गए कि वह दोनों यहाँ नहीं है और शुभम राहुल के पीछे कहीं गया हुआ है। उस वक्त संजना भी घर पर नहीं थी कि उसकी साइड में नाइट शिफ्ट थी। राजीव साहब, अब हम आपके फोन का इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। तकरीबन रात के 11:30 बजे के आसपास शुभंकर राजीव साहब के घर फोन आया। शुभम ने बताया कि राहुल उसकी आंखों में धूल झोंककर खंडहर की तरफ जा रहा है और मैं उसका दूसरी गाड़ी से पीछा कर रहा था, लेकिन गाड़ी खराब पड़ गई। आप चिंता ना करे, मैं उसका किसी तरह पीछा की किसी भी हालत में उसे खंडहर तक पहुंचने से पहले ही रोक लूंगा। और फिर फोन डिस्कनेक्ट हो गया। राजीव साहब को थोड़ी हिम्मत मिली लेकिन फिर भी बहुत होने लगी और वह ऊपर वाले से दुआ करने लगे। जब काफी देर हो चुकी थी, ना ही राहुल की कोई खबर आई ना ही स्वभाव का कोई फोन आया। राह देखते देखते सुबह के 4 बजने को थे कि तभी तो हम का फोन आया। राजीव साहब ने फौरन पूछा कहाँ है राहुल? सही सलामत मिल गया ना, जल्दी से आ जाओ तुम लोग। यह बोलते वक्त उनका गला पूरी तरह से सूख चुका था। सर, राहुल का कुछ पता नहीं लगा? जब मैं इस खंडहर पर पहुंचा तो वहां राहुल नहीं था। मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूं, हम सब उसे ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर राजीव साहब निढाल होकर सोफे पर बैठ गए। उन्होंने संजना को फोन करके सारी बात बताते हुए उसे फौरन घर आकर साथ में खंडहर वाली जगह की ओर जाने के लिए बुला लिया। कल सुबह संजना और राजीव साहब जब पुलिस थाने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि इंस्पेक्टर साहब और सुबह खंडहर के आसपास तलाश में को गए हुए हैं। जैसे ही वह दोनों खंडहर की सीढ़ियां चढ़ने लगे, उन्हें कुछ पुलिस वाले और गांव वालों की भीड़ दिखाई दी और उस पीपल के पेड़ के सामने वाले कुएं के पास राहुल की लाश पड़ी थी। मीना और इंस्पेक्टर साहब और शुभम उसके नजदीक खड़े हुए थे। सुबह में हुआ से शब्दों में कहा, सर मैं राहुल को बचा नहीं पाया तो आप मुझे माफ कर दीजिए सर। राहुल की लाश देखते ही राजीव साहब बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। दूसरी तरफ लोग तुषार मेहता, आखिर यक्षिणी के मायाजाल से कोई बचा है? होनी तो होकर ही रहती है कि अब इस हादसे को 2 महीने गुजरने को थे। राजीव साहब एकांत गुमसुम लॉन में बैठे हुए थे, मगर उनकी आंखों से आंसुओं को धीमा धीमा राघव बाहर जा रहा था। लेकिन अब सोच करने के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता था। और आज रात
फिर उस खंडहर का सन्नाटा अचानक टोटल किसी के मदहोश कर देने वाली आवाज से। उधर यक्षिणी अब भी अपने मायाजाल में नौजवान लड़कों को फंसाने के अलग अलग तरीके आजमा रही है कि अगली कहानी राधिका की शादी खड़गपुर गांव में होती है। खड़गपुर गांव राजस्थान के उसी डरावने भानगढ़ के पास पड़ता है जिसके खतरनाक और भूतिया किस्से पूरे भारत में फैले हैं। एक कहावत है ना कि कितना भी बचा लो लेकिन पड़ोस का असर पड़ ही जाता है। ठीक वैसे ही भानगढ़ के भूतिया महल का असर पड़ोस के गांव खड़गपुर पर पूरे तरीके से पड़ी जाता है। श्री राधिका की शादी को अभी 1 महीना हुआ था। उसका जीवन खुशहाली से कट ही रहा था कि एक दिन सुबह राधिका सोकर उठती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई है। वह उठने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उससे लड़ाई नहीं जाता। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर अकड़ने लगता है और उसके पूरे शरीर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा दर्द की वजह से वह चिल्लाने लगती है, हे भगवान बचा लो मुझे इस दर्द से। अच्छा है कि वह मर ही जाओ। राधिका की चीख सुनकर घर के सभी सदस्य भागे भागे राधिका के कमरे में आते हैं और राधिका के चिल्लाने की वजह पूछते हैं। क्या वह बहू इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? कुछ देख लिया क्या? बताओ मुझे, जल्दी बताओ, डरो मत, मैं हूं ना। ने अपनी सास यह सुनकर राधिका कराते हुए अपनी सास से लिपट कर रोते हुए कहती है, माँ जी जैसे लग रहा है कि मैं मर ही जाऊंगी। ऐसा दर्द मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। बस चक्कर आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे शरीर को अंदर से खींच रहा है। उठकर खड़े होने की हिम्मत नहीं है मुझमें। मैं लगता मैं जिंदा नहीं बच्चों की माँ जी। राधिका की बात सुनकर उसकी सांस थोड़ी घबरा जाती है लेकिन राधिका को पता नहीं चलना देती और चेहरे पर मुस्कान लाकर बोलती है, बहू मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता और यह कोई बड़ी बात थोड़ी है। कभी कभी ऐसी बीमारी हो जाती है, अभी बुलाते हैं डॉक्टर को तो एकदम ठीक हो जाओगी। बस ज्यादा परेशान मत होना। राधिका की सांस अपने पति को आवाज देती है, अजी सुनिए, जल्दी से जाइए और डॉक्टर गुड्डू को बुलाकर लाइए। बहू की हालत खराब है कि तुम भी कमाल करती हो, भला डॉक्टर ठीक कर पाएगा बहू को? अरे मैं भी जानती हूँ कि डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा बहू को, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? अगर अभी सब कुछ सच बता देंगे तो बहू जीते जी मर जाएगी। डो आएगा, दिलासा देगा तो उसका डर खत्म हो जाएगा। फिर हमें जो करना है हम करेंगे। हाँ ठीक कहती हो। राधिका के ससुर डॉक्टर गुड्डू को बुला कर लेते हैं। डॉक्टर राधिका की अच्छे से जांच करता है और ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद कहते हैं, चाची जी बहू को तो खून की कमी है, इसी वजह से चक्कर आ रहे हैं। कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? कुछ खिलाया पिलाया कीजिए बहू को। डॉक्टर की बात सुनकर राधिका गुस्से से बोलती है, डॉक्टर साहब आप तो कुछ भी बोले जा रहा है। आपका मतलब यह है कि मेरे सास ससुर जी मेरा ख्याल नहीं रखते? मैं आपको बता दूं कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, यहाँ ना खाने पीने की और ना ही प्यार की। राधिका की बात मुझे कल डॉक्टर गुड्डू थोड़ा सकते में आ जाता है। अरे नहीं बहू रानी, आप गलत समझ रही है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको खून की कमी है, इस वजह से कमजोरी और चक्कर आ रहे हैं। अनार का जूस पिया करे। अच्छा चाचा जी मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, वह लाइन को दे दीजिएगा। इतना कहकर डॉक्टर गुड्डू घर से निकल जाते हैं और सभी लोग हंसने लगते हैं। राधिका को आराम करने के लिए बोलकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी एक बार फिर राधिका चीखती है, माजी यह देखिए क्या है? राधिका की सांस भागते हुए उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि राधिका शीशे के सामने खड़े होकर अपने गर्दन को देख रही है जिस पर बड़ा सा नील आधा डूबा और दांतों के निशान है। ने अपनी सास को देखते ही बोलती है, माँ जी यह क्या है? यह दांत के निशान कहाँ से आए? बैठक मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी लेकिन मैंने सोचा कि जब मुकेश शहर से आ जाएगा तब बताऊंगी, लेकिन लगता है अब बताना ही पड़ेगा। यह कोई ऐसा वैसा निशान नहीं, यह तुमको यक्षिणी ने काटा है। जब भी किसी के घर में नई दुल्हन आती है तो यह दक्षिणी कुछ दिनों के बाद उसको काटना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसका खून चूसती है। फिर धीरे धीरे वह अंग कमजोर होकर मर जाती है।
तुमको भी इसी की वजह से कमजोरी हो रही है। माजी तो अब तो गांव की सभी नई दुल्हनों को इस दक्षिणी ने खून चूसकर मांडला का या प्राधिकार के ससुर बोलते हैं। नहीं बेटा, जब पता चला कि दक्षिणी के काटने से नई दुल्हनों की मौत हो जाती है, तब गांव के लोगों ने एक बाबा को बुलाया था। बाबा ने मंत्रों के द्वारा इस गांव को बांध दिया था। अब से यहाँ कोई घटना नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले ही उस बाबा की मौत हो गई, जिसकी वजह से वह बंधन भी टूट गया और फिर से एक्शन इस गांव में आने लगी और तुम पर हमला कर दिया। यह बात सुनकर राधिका डर जाती है। पिताजी की अब मैं नहीं आऊंगी तब तो यक्षिणी मुझे भी मार डालेगी। अरे नहीं बेटा खा, तभी तो मुकेश को मैंने शहर भेजा है। वह बहुत ही पहुंचे हुए बाबा को बुलाने गया है। अगले दिन मुकेश तांत्रिक बाबा को लेकर आता है। गांव के बीच में बैठकर बाबा पूजा शुरू कर देते हैं और कुछ देर के बाद दक्षिणी अपने आप खींचते हुए आती है और बाबा के पास खड़ी हो जाती है। तांत्रिक रहेगी, मुझे छोड़ देते नहीं तो मैं तुझे भी मार डालूंगी। तो इससे पहले कई तांत्रिक को मैंने ऐसे ही मारा था और आज तो मुझे भी मार डालूंगी। और इस नीच याचीनी, तू क्यों परेशान करती है? नई दुल्हनों को है क्योंकि मुझे खून पसंद है, क्योंकि जब मैं भी मरी थी तुम्हें नई दुल्हन थी। मेरे ससुराल वालों ने मेरा ख्याल नहीं रखा। मेरा शरीर बहुत ही कमजोर हो गया था और मुझमें खून की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी मौत हुई। इसलिए मैं नई दुल्हनों का खून पीती हूँ। ऐसी बात है, लेकिन आज के बाद तो किसी का भी खून नहीं पी पाओगी। इतना कहकर बाबा और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र के पढ़ते ही यक्षिणी जलने और चिल्लाने लगती है और देखते ही देखते हैं अश्लील जलकर खाक हो जाती है। फिर उसके बाद गांव के सभी लोग तांत्रिक बाबा को धन्यवाद देते हैं और उस दिन के बाद आज तक खड़गपुर गांव में कोई भी घटना नहीं घटी है। हेलो दोस्तों, आई होप आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज यार अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो में कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस कहानी को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है और 1 घंटे की कहानी बनाने का मतलब कि बहुत ही ज्यादा समय देना पड़ता है। तो यार इतनी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ, आप अगली स्टोरी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हो वह मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। इससे मुझे यह पता चलेगा कि आपने यह स्टोरी लास्ट तक सुनी या फिर नहीं। तैयार ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। हुआ है अजय को, अजय को, अजय को हुआ है अजय को कि अजय को कर दो, अजय को, अजय को कि अजय को, अजय को, अजय को, अजय को हुआ है अजय को, अजय को हुआ है।